हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस अनोखी कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राहुल है। अभी कुछ महीने पहले ही मैं अपनी नानी की तबीयत ख़राब होने की वजह से गांव से शहर आया था। मेरे गांव में खेती बाड़ी का काम चलता था, लेकिन नानी की हालत देखकर मुझे शहर में रहकर उनकी देखभाल करनी पड़ी। शहर में मेरे एक दूर के रिश्तेदार अंकल रहते थे। उनके बारे में मुझे पता चला कि वे एक छोटी सी फैक्ट्री चलाते हैं। मैंने सोचा शायद वे मुझे कोई छोटा मोटा काम दे दें ताकि मैं नानी का खर्चा भी चला सकूं और अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकूं। मैं बस से उतरकर सीधा उनके घर पहुंचा। घर एक पुराने लेकिन बड़े मोहल्ले में था। दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक मध्यम उम्र की महिला ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, कौन हो बेटा? मैंने घबराते हुए बताया, मैं राहुल हूँ, आपके पति के गांव से। नानी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ आना पड़ा। महिला मुस्कुराई और बोली, अरे हाँ, सुन रखा था, अंदर आओ। भीतर घुसते ही मुझे घर की सादगी अच्छी लगी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। फर्श पर पुराना कालीन बिछा था। महिला ने मुझे पानी पिलाया और कहा, मेरा नाम सरला है। तुम्हारे अंकल अभी फैक्ट्री में हैं, शाम को आएंगे। मैंने सरला आंटी को देखा। वे साधारण साड़ी में थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बातें करने का तरीका बहुत मिलनसार था। कुछ देर बाद अंकल आए। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, राहुल बेटा, तुम सही समय पर आए हो। घर में काम की कमी नहीं है, तुम यहाँ रह सकते हो। अंकल ने मुझे बताया कि उनकी फैक्ट्री में पैकिंग का काम है। अगर मैं चाहूँ तो वहाँ ज्वाइन कर सकता हूँ। मैंने तुरंत हाँ कर दी। रात को खाने के समय सरला आंटी ने मेरे लिए ख़ास दाल चावल बनाया। उन्होंने कहा, गांव से आए हो, सोचा तुम्हें घर का खाना पसंद आएगा। मैंने खाते खाते कहा, आंटी, आपने कितना स्वादिष्ट बनाया है। अंकल हंसकर बोले, सरला का हाथ बड़ा अच्छा है। अगले दिन से मैं फैक्ट्री में काम करने लगा। सुबह जल्दी उठकर नानी को दवा देता, फिर फैक्ट्री चला जाता। शाम को लौटकर नानी की देखभाल करता। सरला आंटी अक्सर मेरी मदद करती। कभी मेरे कपड़े धोने में हाथ बटाती, कभी नानी के लिए खीर बनाकर भेजती। धीरे धीरे घर का माहौल मुझे अपना लगने लगा। अंकल दिन भर फैक्ट्री में व्यस्त रहते। वे कहते, राहुल, तुम जैसे मेहनती लड़के आजकल कम मिलते हैं। कुछ हफ्तों बाद एक घटना हुई जिसने सब कुछ बदलना शुरू कर दिया। फैक्ट्री में अंकल का एक पुराना पार्टनर था। नाम था रमेश अंकल। वे दोनों मिलकर फैक्ट्री चलाते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उनके बीच मतभेद बढ़ गए थे। रमेश अंकल फैक्ट्री का हिस्सा ज़्यादा लेना चाहते थे। वे अंकल से कहते, तुम्हारी उम्र हो रही है, अब आराम करो, मैं सारा काम संभाल लूँगा। अंकल इन बातों से नाराज़ रहते। एक शाम जब मैं फैक्ट्री से घर लौटा तो देखा सरला आंटी उदास बैठी हैं। मैंने पूछा, आंटी, क्या बात है? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? उन्होंने सांस भरकर कहा, राहुल बेटा, तुम्हारे अंकल और रमेश के बीच झगड़ा बढ़ गया है। रमेश कह रहा है कि फैक्ट्री का आधा हिस्सा उसे चाहिए, वरना वह कोर्ट में चला जाएगा। तुम्हारे अंकल बहुत परेशान हैं। मैंने कहा, आंटी, चिंता मत कीजिए, मैं अंकल से बात करता हूँ। रात को अंकल घर आए तो उनका चेहरा लाल था। वे बोले, रमेश ने मुझे धोखा दिया, सालों से साथ काम किया, लेकिन अब पीठ में छुरा भोंक रहा है। मैंने अंकल को समझाया, अंकल गुस्सा मत कीजिए, हम मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। सरला आंटी ने भी कहा, हाँ, राहुल सही कह रहा है, हमें शांत रहकर सोचना चाहिए। अगले दिन फैक्ट्री में रमेश अंकल ने अंकल को एक पेपर दिखाया जिसमें लिखा था कि पुराना समझौता अब ख़त्म हो गया है। रमेश कह रहा था कि अंकल ने पहले के कुछ कर्ज नहीं चुकाए, इसलिए फैक्ट्री अब उसकी हो गई है। अंकल चिल्लाए, ये झूठ है, मैंने कभी कर्ज नहीं लिया था। दोनों के बीच ज़ोरदार बहस हुई। मैंने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने मुझे भी धमकाया, तुम नया लड़का हो, चुप रहो। घर लौटकर मैंने सरला आंटी को सारी बात बताई। वे रोने लगीं। राहुल, हमारा सब कुछ चला जाएगा, इस फैक्ट्री पर ही हमारा घर चलता है। अगर यह हाथ से निकल गई तो हम कहाँ जाएंगे? मैंने उन्हें दिलासा दिया, आंटी, मैं हूँ ना, हम लड़ेंगे, सच्चाई सामने आएगी। उस रात मैं सो नहीं पाया। मैंने सोचा
कि रमेश अंकल कैसे इतना बदल गए। मैंने फैक्ट्री के पुराने रजिस्टर देखने का फैसला किया। अगले दिन छुट्टी लेकर मैं पुराने फाइलों को खंगालने लगा। घंटों की मेहनत के बाद मुझे एक पुराना दस्तावेज़ मिला जिसमें साफ लिखा था कि फैक्ट्री का आधा हिस्सा अंकल का है और रमेश ने पहले एक बड़ा कर्ज लिया था जिसकी गारंटी अंकल ने दी थी, लेकिन रमेश अब उस कर्ज को अंकल के नाम कर रहा था। मैंने यह दस्तावेज़ अंकल को दिखाया। अंकल की आंखें चमक उठीं। राहुल, तुमने तो कमाल कर दिया, यह तो सबूत है। हम दोनों ने वकील से मिलकर केस तैयार किया। सरला आंटी भी मेरे साथ हर कदम पर थीं। वे कहती, राहुल बेटा, तुम बिना किसी स्वार्थ के हमारी मदद कर रहे हो। भगवान तुम्हें ज़रूर अच्छा फल देंगे। केस की सुनवाई शुरू हुई। रमेश अंकल ने बहुत बड़े वकील रखे थे। वे कोर्ट में झूठे दावे कर रहे थे कि अंकल ने फैक्ट्री को बर्बाद कर दिया, लेकिन जब मैंने वह पुराना दस्तावेज़ पेश किया तो रमेश का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। जज ने दस्तावेज़ देखकर कहा, यह स्पष्ट है कि फैक्ट्री का मालिकाना हक श्रीमान जी का है। रमेश जी ने गलत तरीके से कब्जा करने की कोशिश की है। कोर्ट ने फैसला अंकल के पक्ष में दिया। रमेश को फैक्ट्री से बाहर होना पड़ा। घर लौटते समय अंकल ने मुझे गले लगाया और कहा, राहुल, तुमने सिर्फ फैक्ट्री नहीं बचाई, हमारा पूरा परिवार बचाया। सरला आंटी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे मुस्कुरा रही थीं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई। रमेश अंकल हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने फैक्ट्री के बाहर कुछ गुंडों को भेज दिया जो कामगारों को डराते और माल खराब करते। एक दिन फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगते ही मैं दौड़ा। अंकल भी वहाँ थे। हमने मिलकर आग बुझाई, लेकिन अंकल का हाथ जल गया। सरला आंटी अस्पताल में रो रही थी। मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने जांच शुरू की। मैंने फैक्ट्री के आसपास के सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए। उसमें साफ दिख रहा था कि रमेश के आदमी आग लगा रहे हैं। पुलिस ने रमेश को गिरफ्तार कर लिया। अब रमेश को जेल जाना पड़ा। अंकल अस्पताल से ठीक होकर घर आए। वे कमज़ोर थे, लेकिन उनकी आंखों में नई उम्मीद थी। सरला आंटी ने कहा, राहुल, तुमने इतनी मेहनत की है, अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। मैंने कहा, आंटी, मैंने जो किया वह मेरी जिम्मेदारी थी। आपने मुझे घर दिया, मैंने बस बदला चुकाया। धीरे धीरे फैक्ट्री फिर से पटरी पर आ गई। अंकल ने मुझे फैक्ट्री का छोटा मैनेजर बना दिया। मैंने नानी को भी शहर बुला लिया। नानी अब अच्छी थीं। वे सरला आंटी के साथ बैठकर बातें करतीं। एक शाम नानी ने मुझे बुलाया और कहा, राहुल बेटा, तुमने देखा ना, सच्चाई हमेशा जीतती है, लेकिन सच्चाई के लिए लड़ना भी पड़ता है। कुछ महीने बाद अंकल ने फैक्ट्री का एक हिस्सा मेरे नाम कर दिया। उन्होंने कहा, राहुल, तुमने मेरी आंखें खोली। मैंने सोचा था कि दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, लेकिन रमेश ने साबित कर दिया कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। सरला आंटी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुमने हमें सिखाया कि परिवार में विश्वास कितना ज़रूरी है। अगर तुम न होते तो हम सब बिखर जाते। मैंने उनसे कहा, अंकल, आंटी, आप दोनों ने मुझे शहर में रहने का मौका दिया। मैं गरीब परिवार से हूँ। मेरी नानी अकेली थी, आपने हमें अपनाया। असली परिवार वो नहीं जो खून का रिश्ता हो, बल्कि वो जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हो। दोस्तों, इस पूरी कहानी में मैंने देखा कि लालच कितना बड़ा दुश्मन होता है। रमेश अंकल ने पुरानी दोस्ती को लालच के आगे बेच दिया। उन्होंने झूठे दस्तावेज बनाए, गुंडे भेजे, आग लगवाई, लेकिन अंत में सच्चाई जीती। वहीं राहुल जैसे साधारण लड़के ने बिना किसी स्वार्थ के परिवार की मदद की और खुद भी आगे बढ़ा। सरला आंटी अब खुश थीं। वे कहती, राहुल, तुम हमारे घर के दीपक हो। अंकल ने फैक्ट्री को और बड़ा बनाने का प्लान बनाया। उन्होंने कहा, अब हम मिलकर काम करेंगे, कोई हमें तोड़ नहीं सकता। एक दिन फैक्ट्री में काम करते हुए मैंने सोचा कि कितनी जल्दी जीवन बदल जाता है। गांव से आया एक साधारण लड़का अब फैक्ट्री का मैनेजर बन गया। नानी की देखभाल हो रही थी। घर में खुशियां लौट आई थीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि मैंने सीखा कि विश्वास और मेहनत से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। रमेश अंकल जेल से छूटने के बाद भी कभी फैक्ट्री के पास नहीं आए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। अंकल ने कहा, राहुल, इंसान को कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच ने रमेश को बर्बाद कर दिया। सरला आंटी ने मुझे एक दिन अलग से बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने मेरे पति की इज्जत बचाई, घर बचाया। मैं तुम्हें अपना बेटा मानती हूँ। आगे भी इसी तरह साथ रहना।
मैंने उनके पैर छुए और कहा, आंटी, आपकी दुआएं ही मेरी ताकत हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। मैंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। शाम को फैक्ट्री के बाद कॉलेज जाता। सरला आंटी मुझे टिफ़िन देती। अंकल गर्व से कहते, देखो मेरा बेटा कितना मेहनती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि लालच कभी भी किसी को खुशी नहीं देता। जो लोग दूसरों की मेहनत पर डाका डालते हैं वे अंत में खुद बर्बाद हो जाते हैं। वहीं सच्चाई, विश्वास और मेहनत हमेशा जीतती है। परिवार में अगर एक दूसरे पर भरोसा हो तो कोई तूफान भी नहीं डिगा सकता। अगर माता पिता या बड़े बुजुर्ग मुश्किल में हो तो हमें उनका साथ देना चाहिए। उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। छोटी छोटी मदद भी बड़े काम आ सकती है। राहुल ने बिना किसी स्वार्थ के मदद की और उसे खुद भी बहुत कुछ मिला। आजकल के समय में कई लोग लालच में अंधे हो जाते हैं। वे दोस्ती, रिश्ते सब भूल जाते हैं। लेकिन याद रखना चाहिए कि जो कमाया गया है ईमानदारी से वही टिकता है। झूठ और धोखा कभी लंबे समय तक नहीं चलता। मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की सच्ची और प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा क्या सीख मिली। क्या आपने भी कभी किसी के लालच का सामना किया है, या फिर किसी ने आपकी मदद की है बिना किसी स्वार्थ के? अगर ऐसी ही और भी अच्छी अच्छी नैतिक कहानियाँ, परिवार की कहानियाँ और प्रेरणादायक किस्से सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। कल मिलेंगे एक और नई, दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। शब्द गिनती लगभग 1850 शब्द।